Good morning, students. Today we will start an important topic of stereoisomerism, which is called elements of symmetry. तो एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में। स्पेशली कोई भी मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं उसको चेक करने के लिए इसको अच्छे से पूरा ध्यान से देखिएगा आप लोग, और पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी ये चारों चीज़ें समझ में आ पाएगा कि प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होगा और अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या रहता है। तो यहाँ पे इसको वीडियो को पूरा देखने के बाद ही पता चल पाएगा कि कौन सा मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव होता है और कौन सा ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेंस के लिए भी, एडवांस में बहुत ही ज़्यादा। मेंस में भी क्वेश्चन आता है, नीट में भी क्वेश्चन यहाँ से आता है। तो एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री का मीनिंग देखते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री का एक्चुअल में मीनिंग होता है क्या है। तो किसी भी मॉलिक्यूल में कितने डिफरेंट टाइप का सिमेट्री हो सकता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। तो किसी भी मॉलिक्यूल में अगर कोई मॉलिक्यूल आए तो उसमें डिफरेंट टाइप के सिमेट्रिसिटी हो सकते हैं, बट मेनली जो हम लोगों को पढ़ना है इसमें सिमेट्रिसिटी वो मेनली चार पढ़ना रहेगा। अपने सिलेबस में जो मेनली वो क्या है, चार: प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री और फोर्थ वन इज अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसमें से भी ये तीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री और एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इस तीनों में भी बात करें तो ये दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री, क्योंकि इसी दोनों के बेसिस पे हम लोग ऑप्टिकली एक्टिव चेक कर पाते हैं वहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे एक एक करके आते हैं कि प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसके फार्मूले की बात करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले देखते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, इसके डिफिनेशन की बात करें यहाँ पे हम लोग। तो यहाँ पे आ रहा है इसका डिफिनेशन: एन इमेजिनरी प्लेन which divide the molecule into two equal half in such a way that one half is the mirror image of the other half। किसी भी मॉलिक्यूल को इस तरीके से एक प्लेन को लेना है, इमेजिनरी प्लेन लेना है जो कि उस मॉलिक्यूल को टू इक्वल हाफ में डिवाइड करे और एक हाफ जो हो दूसरे हाफ का क्या हो, मिरर इमेज भी हो। तो अगर ऐसा आ रहा है तो हम लोग बोलेंगे, अगर ऐसा कंडीशन आ रहा है तो हम लोग बोल पाएंगे कि उस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा वहाँ पे। अब इसका एग्जांपल देखने से पहले हम लोग सेंटर ऑफ सिमेट्री का भी डिफिनेशन देख लेते हैं, दोनों का एक साथ एग्जांपल करेंगे वहाँ पे हम लोग। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री की डिफिनेशन की बात करें अगर यहाँ पे है, क्योंकि शॉर्ट में क्या बोला जा रहा है, COS, सेंटर ऑफ सिमेट्री। इट इज अ पॉइंट थ्रू विच वेरियस लाइन पासेस एंड ऑन ईच लाइन आइडेंटिकल ग्रुप्स आर फाउंड at equal distance in opposite direction from this point। सेंटर ऑफ सिमेट्री का डिफिनेशन क्या है, एक ऐसा पॉइंट लेना है जिससे कि बहुत सारे लाइन पास कर रहा है वहाँ पे और हर एक लाइन के एंड पॉइंट पे आइडेंटिकल ग्रुप्स मिल रहा है वहाँ पे एट इक्वल डिस्टेंस इन अपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम दिस पॉइंट। वो देखेंगे हम लोग एग्जाम्पल में। अब इसका एग्जाम्पल स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे एक नोट याद रखना है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट है ये: a compound which does not have plane of symmetry and a compound which does not have plane of symmetry and center of symmetry, ये मिसिंग था यहाँ पे, सेंटर ऑफ सिमेट्री इसको ऐड करना था यहाँ पे। a compound which does not have plane of symmetry and center of symmetry, COS, simultaneously is called optically active compound। एक ऐसा कंपाउंड जिसमें कि POS भी प्रेजेंट नहीं हो और COS भी प्रेजेंट नहीं हो, एक साथ अगर दोनों प्रेजेंट नहीं है तो फिर वो कंपाउंड कैसा हो पाता है, OA, ऑप्टिकली एक्टिव हो पाता है वहाँ पे। तो ये थ्योरेटिकल वे होता है किसी कंपाउंड को ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं ये चेक करने के लिए। बाकी एक एक्सपेरिमेंटल वे भी रहता है, चूँकि हम लोग बोलते भी वहाँ पे पोलरीमीटर एक्सपेरिमेंट, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे, बट ये थ्योरेटिकल वे रहता है कोई भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। इसका हम लोग एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं कि ये दोनों अगर एक साथ नहीं है और प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, तो फिर कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं अगर हम लोग यहाँ पे है, फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे है। इस केस में देखें यहाँ पे HC ट्रिपल बॉन्ड CH एसिटिलीन। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं इस केस में यहाँ पे एक प्लेन ऐसा अगर मानते हैं यहाँ पे है, एक प्लेन अगर इसको मानते हैं यहाँ पे है, तो ये पूरे मॉलिक्यूल को टू इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है ये प्लेन यहाँ पे है, और पूरे मॉलिक्यूल को टू इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है। अब इसी प्लेन को अगर मिरर मान लिया जाए यहाँ पे है, इसी प्लेन को अगर मिरर माना जाए यहाँ पे है, तो ये फिर क्या काम करेगा, यहाँ पे मिरर की तरह काम करता है यहाँ पे वही प्लेन। अब क्या होगा, ये जो पार्ट था फर्स्ट पार्ट
ये सेकंड पार्ट, दूसरे पार्ट का क्या आ रहा है, मिरर इमेज आ रहा है, और एक पार्ट अगर दूसरे पार्ट का मिरर इमेज आ रहा है, दैट हम लोग बोल पाएंगे यहाँ पे इसमें क्या है, इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात करते हैं अगर यहाँ पे हम लोग, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री के लिए हम लोग क्या चेक करेंगे यहाँ पे है, इस केस में कैसा पॉइंट लेना था, इस केस में प्लेन ऑफ सिमेट्री तो था ही। अब सेंटर ऑफ सिमेट्री के लिए क्या करेंगे हम लोग, एक पॉइंट ऐसा देखना था, और मेनली सेंटर में ही रहा था वो पॉइंट, जो मॉलिक्यूल है उसका सेंटर में ये पॉइंट मिलेगा यहाँ पे। अब इस पॉइंट से जो भी लाइन पास कर रहा है, एक लाइन ये पास कर रहा है, एक लाइन ये भी पास कर रहा है, एक लाइन ये भी पास कर रहा है, तो इस लाइन से जो भी, इस पॉइंट से जो भी लाइन पास कर रहा है, इसके अपोजिट एंड पे आइडेंटिकल ग्रुप मिलना चाहिए। इधर एच था, इधर भी एच मिल गया, इस लाइन पे इधर कुछ नहीं, इधर भी कुछ नहीं है यहाँ पे। दैट मीन्स इस पॉइंट से जो भी लाइन पास कर रहा है उसके अपोजिट एंड पे आइडेंटिकल ग्रुप मिल पा रहा है, दैट मीन्स में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। और इस मॉलिक्यूल में अगर पीयूएस और सीओएस दोनों प्रेजेंट है तो ये कभी भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो पाएगा यहाँ पे। सेकंड एग्जांपल की बात करता है यहाँ पे, तो इस केस में भी एक प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर देखें इस केस में यहाँ पे है, तो यहाँ पर इसको एक प्लेन मानते हैं यहाँ पे है, तो ये पूरे मॉलिक्यूल को टू इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है, और एक हाफ दूसरे हाफ का मिरर इमेज भी है। दैट मीन्स इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। ये एक दूसरे टाइप का भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है, वो भी यहाँ पे चेक कर लेना था इस केस में। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रहा है यहाँ पे है, sp2। इस कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रहा था यहाँ पे है, sp2। और sp2 अगर हाइब्रिडाइज कार्बन आ रहा है वहाँ पे है, तो हम लोग जानते हैं कि उसका स्ट्रक्चर क्या रहता है, ट्राइगोनल प्लेनर, और ट्राइगोनल प्लेनर आ रहा है वहाँ पे है, दैट मीन्स एक प्लेनर मॉलिक्यूल है। और अगर प्लेनर मॉलिक्यूल जो कि आ रहा है यहाँ पे प्लेनर मॉलिक्यूल, और कोई भी अगर प्लेनर मॉलिक्यूल है तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हमेशा एक प्रेजेंट होता ही होता है। और वो कैसे प्रेजेंट आता है, एलॉन्ग द प्लेन। अगर कोई प्लेनर मॉलिक्यूल है तो इसमें एक प्लेन ऑफ सिमेट्री रहेगा एलॉन्ग द प्लेन। अगर उसी प्लेन में कट कर दिया जाए, पूरा मॉलिक्यूल टू इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा, हाफ हाफ कट हो जाएगा, और एक हाफ दूसरे हाफ का मिरर इमेज आ पाता है, दैट उसमें हम लोग बोलेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन यहाँ से निकल करके आता है कि जो भी मॉलिक्यूल प्लेनर होगा उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा ही होगा, क्योंकि उसमें वहाँ पे अलोंग द प्लेन एक सिमेट्री मिलेगा ही मिलेगा हमेशा। अब इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, किसमें क्या आ रहा था यहाँ पे, प्लेन ऑफ सिमेट्री तो था यहाँ पे है कि सेकंड एग्जांपल की बात करें प्लेन ऑफ सिमेट्री था। सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात करें यहाँ पे है, तो कैसा सेंटर लेना है, कैसा पॉइंट लेना है जिससे कि बहुत सारा लाइन पास कर रहा है, ये भी लाइन है, ये भी लाइन पास कर रहा हो, इसके अपोजिट पॉइंट, अपोजिट एंड पे इस लाइन के एच और एच मिल रहा है, यहाँ भी एच और एच मिल रहा है, इधर कुछ नहीं तो इधर भी कुछ नहीं है यहाँ पे। इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है और दोनों एक साथ प्रेजेंट है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो पाएगी, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्रॉस का मतलब क्या, ऑप्टिकली इनएक्टिव है वो मॉलिक्यूल। थर्ड वाले एग्जाम्पल पे आते हैं हम लोग, तो थर्ड वाले एग्जाम्पल में अगर देखते हैं यहाँ पे हम लोग, तो यहाँ पे अगर एक प्लेन ड्रॉ कर ले तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री, और इसी को मिरर अगर मान लिया जाए यहाँ पे, तो इस पार्ट का मिरर में आ भी रहा है यहाँ पे, दैट मीन्स ये क्या रहेगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। और ये भी प्लेनर मॉलिक्यूल है, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, और sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से जो भी एटम डायरेक्टली कनेक्टेड है वो भी उसी प्लेन में लाई करता है, दैट मीन्स मॉलिक्यूल ओवरऑल क्या है, प्लेनर। और एक प्लेनर मॉलिक्यूल है तो इसमें एक और टाइप का प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगा जो कि अलोंग द प्लेन रहेगा, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात करें तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर इसको सेंटर मानते हैं, उसको अगर सेंटर मानते हैं हम लोग उस केस में वहाँ पे है, तो यहाँ पे तो अगर एक लाइन पास कराते हैं इस केस में यहाँ पे तो एच है लेकिन इधर एफ आ रहा है, तो अपोजिट एंड पे, उस लाइन के अपोजिट एंड पे आइडेंटिकल ग्रुप नहीं मिल पा रहा, तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। और एक भी प्रेजेंट हो गया तो ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो पाएगी, ये कैसा रहेगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव ही रहेगा उस केस में यहाँ पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे हम लोग आते हैं यहाँ पे, एग्जाम्पल नंबर 4, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, ध्यान से देखना यहाँ पे है। अब यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करें यहाँ पे, तो इसमें इस टाइप का प्लेन ऑफ सिमेट्री तो यहाँ पे नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो फिर इसमें क्या करेंगे इस केस में, यहाँ पे इसमें डिफरेंट टाइप का प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो ये क्या आ रहा है, sp2, और ये भी sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन आ रहा है यहाँ पे। और sp2 अगर हाइब्रिडाइज कार्बन आ रहा है इस केस में यहाँ पे है, तो प्लेनर मॉलिक्यूल है, और प्लेनर मॉलिक्यूल अगर आ रहा है तो उसमें एक प्लेन ऑफ सिमेट्री हमेशा रहता है, और वो कैसा रहेगा, उसमें एलॉन्ग द प्लेन। इसमें एलॉन्ग द प्लेन एक प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगा, पीओएस प्रेजेंट है। सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात करें तो यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री रह पाता है, तो पीओएस तो इसमें यहाँ पे है। सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात करते हैं यहाँ पे, एक ऐसा पॉइंट लेना था जो कि जिससे कि बहुत सारा लाइन पास कर रहा हो, इस लाइन से जो, इस पॉइंट से जो भी लाइन पास कर रहा हो उसके अपोजिट एंड पे आइडेंटिकल ग्रुप मिलना चाहिए, तो ये एफ और एफ आ रहा है यहाँ पे, दैट मीन्स इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। दोनों प्रेजेंट हो गया तो ये कभी भी ऑप्टिकल एक्टिव नहीं हो पाएगा। फिफ्थ एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पे हम लोग, तो इसमें जो रहेगा ये भी प्लेनर मॉलिक्यूल है ये, क्योंकि ये दोनों कार्बन sp2 है,
और sp2 कार्बन एटम से डायरेक्टली जो भी एटम कनेक्टेड हो वो भी उसी प्लेन में लाई करेगा, दैट मीन्स ये भी एक प्लेनर मॉलिक्यूल है। और अगर प्लेनर मॉलिक्यूल हो गया दैट मीन्स इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री रहेगा अलोंग द प्लेन। सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात करते हैं, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं हो पाएगा क्योंकि एक फ्लोरीन तो दूसरा फ्लोरीन है ही नहीं, दैट मीन्स इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं हो पाएगा। अपोजिट एंड पे इसमें कोई दूसरा ग्रुप मिलेगा ही नहीं, सिंगल ग्रुप नहीं मिल पाएगा वहाँ पे। और अगर एक भी इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल गया यहाँ पे या सेंटर ऑफ सिमेट्री में से, दैट मीन्स ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो पाएगा। ये भी बेंजीन जो है sp2 कार्बन कनेक्टेड सारा आइटम है, ये भी क्या है इसमें प्लेनर, और प्लेनर अगर आ रहा है तो इसमें अलोंग द प्लेन एक प्लेन ऑफ सिमेट्री रहेगा ही रहेगा। या फिर एक किसको भी प्लेन मान लेते हैं तो ये पूरे मॉलिक्यूल को ट्विकोलाप में डिवाइड करा और इस पार्ट का मिराज में इधर दिखेगा यहाँ पे, तो एक और भी टाइप का प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है यहाँ पे है। इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात करें तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है यहाँ पे, क्योंकि जब इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात करते हैं तो इधर तो एक सीएल है, इसको अगर सेंटर मानते हैं बीच में, इधर तो एक सीएल है, इसे जो भी लाइन पास करे तो इसके अपोजिट एंड पे इधर कोई सीएल नहीं है यहाँ पे, दैट इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। एक भी कोई प्रेजेंट है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो पाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर हम आता है यहाँ पे 7 पे। 7 की बात करें यहाँ पे तो ये एक sp3 कार्बन आ रहा है, और sp3 कार्बन का अगर आ रहा है तो वो शेप क्या होता है टेट्राहेड्रल, और हम लोग जानते हैं टेट्राहेड्रल कैसा फिगर आता है 3D फिगर आता है। और अगर 3D फिगर है तो यहाँ पे अलोंग द प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं देखना, वो रहेगा भी नहीं उसमें, तो इसमें किसी दूसरे टाइप का प्लेन ऑफ सिमेट्री ढूंढना है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं ये दोनों एच क्या है, मतलब वेज डाइस प्रोजेक्शन में दिखाया गया है, तो ये क्या है दोनों प्लेन में है, ये एबव द प्लेन और ये बिलो द प्लेन। अब इसमें क्या करना था यहाँ पे है इस एच और एच किसी भी दो एच के अलोंग प्लेन को कट करना था, एक प्लेन मानना था, किसी भी दो एच के अलोंग एक प्लेन मानना था। अब किसी दो एच के अलोंग अगर प्लेन मानते हम लोग इस एच जो नॉर्मल लाइन पे है, इसी दोनों एच को अगर प्लेन मान लिया जाए यहाँ पे इसी के अलोंग, तो ये तो एच और कार्बन एक ही प्लेन में आ जाएगा यहाँ पे, बच गया एच और एच, तो ये अपवर्ड है और ये जस्ट डाउनवर्ड होगा उसको यहाँ पे नीचे, दैट मीन्स ये एच इसका मिरर इमेज आ जाएगा, और ये कार्बन और ये हाइड्रोजन तो सारा एक ही प्लेन में है वहाँ पे, तो ये हाफ हाफ कट हो जाएगा, और इस वेज वाले एच का जो मिरर इमेज होगा वो डैश वाला एच दिखेगा, दैट मीन्स में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात करते हैं, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं हो पाएगा। रीजन क्या होगा इस केस में, यहाँ पे एक हम लोग जानते हैं कि टेट्राहेड्रल फिगर है, एंगल कितना रहता है इसका बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री रहता है इस केस में यहाँ पे, और 109.5 डिग्री अगर बॉन्ड एंगल है तो 180 पे नहीं आ पा रहा है एक भी, और 180 पे नहीं आ रहा है तो अगर इसको सेंटर मान देते तो इसके अपोजिट जो है यहाँ पे है एच था, तो इधर नीचे कोई एच नहीं आ रहा है यहाँ पे, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। और हम लोग बात करते हैं इसमें तो एक भी प्रेजेंट हो गया तो ये क्या हो जाएगा ऑप्टिकल इनएक्टिव। 8th एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पे तो इसमें देखना है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है, तो इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा। अब इसमें कैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा, तो इसमें जो प्लेन मानना था जो कट करेंगे हम लोग, इस H और इस क्लोरीन और इस कार्बन को प्लेन मानते हुए कट करना था। एक ये Cl अपवर्ड है प्लेन में, ये कार्बन, और ये जो H रहेगा डाउनवर्ड। तो अपवर्ड मान लो कि एक ऐसा मान लो एक पेन खड़ा है, बीच में सबसे टॉप पे क्या है उसमें क्लोरीन, बीच में क्या है कार्बन, और फिर नीचे क्या है हाइड्रोजन। तो वहाँ पे क्या रहेगा क्लोरीन हाइड्रोजन जो रहेगा उस केस में वहाँ पे है, तो वहाँ पे चेक करेंगे अगर हम लोग वहाँ पे, तो ये जो Cl है इस Cl का मिरर में इधर दिख जाएगा यहाँ पे दूसरे पार्ट में। तो यहाँ पे क्लोरीन कार्बन और हाइड्रोजन को प्लेन मानते हुए कट करना था, और इसे प्लेन मानते हुए कट करेंगे तो वहाँ पे ये क्या रहेगा उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगा उस केस में। और जैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जा रहा है इसमें, अब सेंटर ऑफ सिमेट्री ढूंढना है इसमें, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री अगर ढूंढेंगे तो इसमें तो एक एच है दूसरा एच है ही नहीं, तो इसमें क्लियरली देख सकते हैं कि ये सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। एक भी प्रेजेंट हो गया इसमें यहाँ पे तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगी, एक्टिव नहीं हो पाएगा यहाँ पे। 9th एग्जाम्पल में देखना यहाँ पे है। तो 8th एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पे तो इसमें क्लोरीन एच और कार्बन को प्लेन मानते हुए कट करना था यहाँ पे, तो फिर इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगा, ये एक दूसरे का मिरर इमेज आ जाता है यहाँ पे। 9th एग्जाम्पल में यहाँ पे अगर ध्यान से देखें इस केस में यहाँ पे है तो इसमें फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन सब डिफरेंट है यहाँ पे, तो इसमें कहीं से भी प्लेन ऑफ सिमेट्री आने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि ये sp3 भी है टेट्राहेड्रल फिगर है, और सब अगर डिफरेंट है तो एक पार्ट का दूसरे पार्ट में मिरर इमेज कभी आ ही नहीं पाएगा, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। और बॉन्ड एंगल 109.5 होने के चलते 180 पे कोई दूसरा ग्रुप नहीं है, वैसे भी एक फ्लोरीन तो दूसरा फ्लोरीन नहीं, तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री कभी होगा ही नहीं। और प्लेन ऑफ सिमेट्री सेंटर ऑफ सिमेट्री अगर एक साथ प्रेजेंट नहीं है तो फिर जा कर के ये ऑप्टिकल एक्टिव हो पाता है। हम लोग लेक्चर 5 में पढ़ चुके थे
कि अगर कोई कायरल कार्बन है वहाँ पे, तो इस केस में एक कायरल कार्बन आ रहा होता है, ये वेज डैश प्रोडक्शन में दिखाया गया और इसी को यहाँ पे फिशर प्रोडक्शन में दिखाया जा रहा है यहाँ पे। अब इस केस में क्या होता है यहाँ पे है, तो इस केस में अगर देखते हैं यहाँ पे, तो इसमें अगर कायरल कार्बन और एक ही कायरल कार्बन है, तो अगर एक कायरल कार्बन है तो वो मॉलिक्यूल हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव रहता है। तो हम लोग आगे पॉइंट लिखेंगे भी, तो ये याद भी रखना था यहाँ पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे है 10th एग्जाम्पल। ये भी क्या है, फिशर प्रोडक्शन में दिखाया गया है, दो कायरल सेंटर है यहाँ पे। अब इसमें अगर हम लोग ढूंढते हैं यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे अगर हम लोग नॉर्मली इस केस में देखें, यहाँ पे इसको प्लेन मान लेते हैं इस केस में यहाँ पे। वैसे ये 3D फिगर, बट इस केस में भी हम लोग सोचते हैं तो ये पार्ट इस पार्ट का मिरर इमेज दिख जाएगा, इसको यहाँ पे मिरर लगा दिया इस केस में यहाँ पे। तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री आ पा रहा है। सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात करें तो यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं आ पाएगा इस केस में यहाँ पे, क्योंकि एक सीएल है, दूसरा उसके अपोजिट में सीएल नहीं मिल पाता है वहाँ पे, और एक भी प्रेजेंट हो गया तो ये क्या रहेगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, एक्टिव नहीं हो पाएगा वो। क्वेश्चन नंबर 11 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखना है। अब ये फिशर प्रोजेक्शन अगर आ रहा है और ये एंड क्या है इसका, सिमेट्रिकल। अब यहाँ पे देखना है कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री, और इसको प्लेन मान भी लेते हैं हम लोग, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री तो नहीं दिखेगा इसमें यहाँ पे, बट इसमें लगता है कि सेंटर ऑफ सिमेट्री है यहाँ पे। इस केस में क्या लगता है यहाँ पे कि सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। इसको अगर सेंटर मान लेते हैं तो यहाँ पे सी एल और सी एल, इधर एच और एच है, बट नहीं, यहाँ पे क्या रहा था इस केस में, दिखने में लग रहा है कि सेंटर ऑफ सिमेट्री जैसा है, बट इसी को अगर हम लोग वेज डैश प्रोजेक्शन में अगर कन्वर्ट करके देखेंगे, जो कि आगे हम लोग कन्वर्जन जब सीखेंगे तो वहाँ पे देख पाएंगे। तो जब वेज डैश प्रोजेक्शन में इसको देखेंगे, इसको भी हम लोग 3D व्यू में अगर सोचेंगे, तो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिल पाता यहाँ पे। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे वेज डैश प्रोजेक्शन में, जब इसका कन्वर्जन कर लेंगे वहाँ पे देख पाएंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं रहता, और इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं होता। लगता तो है, बट वेज डैश में जब देखेंगे तो उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं मिल पाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, इसका भी याद रख लेना यहाँ पे है। और जब दोनों नहीं है तो ये क्या रहता है, ऑप्टिकली एक्टिव हो पाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था, इसको याद रखना था यहाँ पे। एग्जाम्पल नंबर 12, इसकी बात करें यहाँ पे, तो इसमें देखना है कि यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है। इसको अगर प्लेन मान लेते हैं इस केस में यहाँ पे है, तो यहाँ पे सी एल अपवर्ड है और ये एच अपवर्ड है। ये इसको अगर मानते हैं तो ये क्या रहेगा, यहाँ पे अपवर्ड है, ये अपवर्ड है, तो इसका मिरर इमेज इधर नहीं देगी। इसको अगर मिरर मानते हैं यहाँ पे है, तो ये मिरर इमेज नहीं आ पाया, दैट मीन्स ये क्या होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है इसमें। सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात करें यहाँ पे है, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री की अगर बात करते हैं यहाँ पे, इसको अगर पॉइंट मान लेते हैं इस केस में यहाँ पे, इस केस में अगर पॉइंट मानते हैं इसको यहाँ पे, और इसी पॉइंट से एक लाइन पास कराते हैं, इसको अगर पॉइंट मानते हैं यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री के लिए, इधर तो एक सी एल है, इधर एक सी एल है, इधर एक एच है, इधर एक एच है, बट ऊपर CH2 है, नीचे कोई CH2 नहीं है यहाँ पे। तो ऊपर CH2 था, नीचे CH2 होता तो फिर प्लेन ये सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा, बट ऐसा तो है ना। तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, और दोनों अगर एक साथ प्रेजेंट नहीं है, तो फिर ये कैसा कंपाउंड हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव। तो ये भी एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ये। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे हम लोग आते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 13। इसमें बात करते हैं तो यहाँ पे क्या मिलेगा, इसको अगर एक पेन मान लेते हैं यहाँ पे है, तो इसमें एक प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख जाएगा। इसी को अगर मिरर मान लेते हैं यहाँ पे, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख जाएगा। सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात करें तो यहाँ पे अगर बीच में सेंटर अगर हम एज्यूम करते हैं इस केस में यहाँ पे, तो इससे जो भी लाइन पास कर रहा है यहाँ पे, तो इधर एच था तो इधर CL आ गया, तो अपोजिट इस लाइन के अपोजिट एंड पे आइडेंटिकल ग्रुप नहीं मिल पा रहा है, दैट मीन इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, बट एक भी प्रेजेंट है तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, एक्टिव नहीं हो पाएगा वो। एग्जाम्पल नंबर 14 की बात करें यहाँ पे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है 14। इसमें चेक करने का, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है यहाँ पे। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं, तो ये चेक करने के लिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं इस केस में, तो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है। ये जो CL और ये H है, और ये जो H और ये CL आ रहा है यहाँ पे, इसको अगर परपेंडिकुलर सोच लेते हैं इस टाइप से यहाँ पे, कि H और CL अपवर्ड है और इसमें भी CL और H अपवर्ड है यहाँ पे, और उसी के अलॉन्ग यहाँ पे कट करते, तो इसमें HCl को परपेंडिकुलर सोचना था, इसमें भी H और Cl को परपेंडिकुलर सोचना था, और ऊपर से ही कट करेंगे, जो प्लेन रहेगा उसमें ऊपर से ही प्लेन कट करेंगे। इसमें इस टाइप से यहाँ पे सोचना था इस केस में, ऊपर से इस H और इस H के अलॉन्ग ही ऊपर से परपेंडिकुलर ही कट करते हैं यहाँ पे, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाता है। सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात करते हैं, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है यहाँ पे एक पॉइंट मानना था, तो इधर CL है, इधर भी CL है, इधर भी H है, इधर भी H है। यहाँ पे देखते तो यहाँ पे CH2 है, नीचे भी CH2, तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, और दोनों प्रेजेंट है, तो ये कभी भी ऑप्टिकल एक्टिव नहीं हो पाएगा ये। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर इसमें 15 की बात करें अगर यहाँ पे हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं इस केस में, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल थी। ये तो sp3 आ गया। अब इसमें करना क्या था,
CH3 और H को अपवर्ड सोचना था, एक को अपवर्ड और एक को डाउनवर्ड, इसको अपवर्ड और एक डाउनवर्ड, तो इसमें यहाँ पे इसको प्लेन मानते हुए कट करता है। बट ये सोचना था कि ये CH3 और ये H ये प्लेन में ही आ चुका है, क्योंकि वो परपेंडिकुलरली कट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, और ये CH3 और ये H भी प्लेन में आ चुका है, तो इसको फिर नहीं देखना था, वो तो प्लेन में आ ही चुका है जब परपेंडिकुलर कट कर रहे हैं। बच गया ये C डबल बॉन्ड, इसका मिराज में इधर दिखेगा, इस O का मिराज में इधर दिखेगा जब यहाँ पर हम लोग मिरर लगाएंगे इस केस में, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है। सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात करें यहाँ पे, तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है इस केस में यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जब इसको हम लोग सेंटर मानते हैं इस केस में यहाँ पे है, तो यहाँ जो लाइन पास कर रहा है, इधर से जो लाइन पास करेगा यहाँ पे, इधर तो O है, इधर C डबल बॉन्ड O आ गया, तो अपोजिट एंड पे आइडेंटिकल ग्रुप नहीं मिल पा रहा, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, बट एक भी प्रेजेंट है, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री का। यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें यहाँ पे हम लोग, ये कि इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था यहाँ पे, तो इसमें अगर हम लोग देखते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री CH और H को परपेंडिकुलर मानते हुए सोचते हुए यहाँ पे अगर कट करेंगे तो ये तो हाफ हाफ कट हो जाएगा, बट ये जो प्लेन था जो कि ऊपर से कट कर रहे हैं यहाँ पे CH और H और इस कार्बन के अलॉन्ग, तो ये जो इसका मिरर इमेज देखेंगे तो इस पार्ट का जो मिरर इमेज रहेगा यहाँ पे, इसको अगर मिरर सोचते हैं मिरर के जैसा, तो ये C डबल बॉन्ड है, तो इधर C डबल बॉन्ड O दिखना चाहिए था, इधर O है तो इधर O दिखना चाहिए था, जो कि है नहीं इसमें यहाँ पे, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात करें यहाँ पे है, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री की अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात करते हैं तो यहाँ पे एक सेंटर अगर मानते हैं इस केस में, तो यहाँ पे तो C डबल बॉन्ड और C डबल बॉन्ड इधर आ रहा है इस केस में, बट यहाँ पे क्या था, एक ये भी तो लाइन पास कर रहा है, इधर CH3 आ गया, इधर H आ गया, इधर एक लाइन ये भी तो पास कर रहा था इसी पॉइंट से, एक ये H आ गया और एक ये CH3 आ गया यहाँ पे, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, और दोनों अगर प्रेजेंट नहीं है एक साथ, ये क्या रहेगा, ऑप्टिकली एक्टिव, तो ये एक ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल है यहाँ पे है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, इसको ध्यान से देखना रहेगा। अगला जो एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री का पार्ट है वो है यहाँ पे एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसको भी ध्यान से देखना रहेगा, JEE एडवांस में यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री की बात करते हैं यहाँ, जिसको कि शॉर्ट में क्या बोला जा रहा है, AOS, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसके डिफिनेशन की बात करते हैं सबसे पहले हम लोग, व्हेन अ मॉलिक्यूल इज रोटेटेड अराउंड एन इमेजिनरी एक्सिस with a particular angle, if that molecule is found identical in all respect, then the imaginary axis corresponding to the angle is called axis of symmetry। देखते हैं इसका हम लोग एग्जाम्पल समझ पाएंगे। एक्सिस ऑफ सिमेट्री को जो डिनोट किया जाता है उसको कैसे डिनोट किया जाता है, CN, एंड आल्सो कॉल्ड एनफोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये इंपॉर्टेंट नेम है, कई बार ये नेम यूज किया जाता है कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री का दूसरा नेम क्या रहता है, एनफोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एन क्या रहता है यहाँ पे, तो एन जो रहता है यहाँ पे है 360/थीटा, एन क्या होता है यहाँ पे 360/थीटा। थीटा क्या, एंगल ऑफ रोटेशन, जितने एंगल ऑफ रोटेशन करने के बाद वो मॉलिक्यूल आइडेंटिकल मिल जाता है उसको क्या बोलते हैं, थीटा। हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, ये तो अगर एग्जाम्पल से समझते हैं अगर हम लोग इस केस में यहाँ पे है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखना था कि HC ट्रिपल बॉन्ड CH आ रहा है इस केस में यहाँ पे, इसमें देखना है कि सेंटर ऑफ सिमेट्री है ही नहीं, तो इसमें एक ऐसा सेंटर लेना है यहाँ पे, इसमें एक परपेंडिकुलर सेंटर सोचना था यहाँ पे, और एक परपेंडिकुलर सेंटर सोचते हैं। अब यहाँ पे एक मान लो कि ये प्लेन है, इस पेन के ऊपर एक यहाँ पे एक्सिस मान लेना था, एक पेन को यहाँ पे रख के इसको, और इसी पेन के अबाउट इसको इधर रोटेट कर देते और इसको इधर रोटेट कर देते, तो ये कोऑर्डिनेट वाइज भी सेम हो जाएगा यहाँ पे। तो इसमें जो थीटा है इसमें, तो वो कितना एंगल है इसमें 180, और 180 पे जब रोटेट कर देती है बेसिकली कोऑर्डिनेट वाइज भी सेम हो जा रहा है, आइडेंटिकल कंपाउंड है वहाँ पे आफ्टर रोटेशन ऑफ 180। दैट मीन्स थीटा का वैल्यू तो 180 आ गया। अब एन का वैल्यू देखना था, एन का वैल्यू क्या रहेगा इसमें 360/थीटा, तो 360/थीटा अगर करते हैं इस केस में यहाँ पे हम लोग, तो एन का वैल्यू क्या आ जाएगा 2, और एन का वैल्यू 2 आ जाता है तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे एक C2। तो यहाँ पे जो इस मॉलिक्यूल में आ रहा है यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि इस मॉलिक्यूल में C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोलने का मतलब क्या है इसमें कि यहाँ पे 2 का मतलब क्या था, ये 180 को रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट मीन्स अगर हम लोग बोलते हैं कि C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, दैट मीन्स अंडरस्टूड हो जाएगा वहाँ पे 180 के रोटेशन, 180 डिग्री रोटेशन के बाद वो मॉलिक्यूल आइडेंटिकल आ रहा होगा वहाँ पे। सेकंड एग्जांपल पे आते हैं हम लोग, तो सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं यहाँ पे। तो सेकंड एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे भी क्या रहेगा, ये 180 डिग्री रोटेशन के बाद वो आ पाएगा उस केस में वहाँ पे है। तो 180 डिग्री रोटेशन की बात अगर करते हैं वहाँ पे हम लोग, तो कैसे रोटेट कराएंगे इस केस में यहाँ पे, तो इसमें जो रोटेशन कराएंगे यहाँ पे
इसको प्लेन मानना था यहाँ पे, इसको सॉरी एक्सिस मानना था इसको, और इसको एक्सिस मानते हुए इसको इस टाइप से रोटेट करना था यहाँ पे, और इसको इस टाइप से रोटेट कर किया जाएगा यहाँ पे। दैट मीन इसको पलट देना है यहाँ पे, परपेंडिकुलरली ले जाके पलट देना है यहाँ पे। तो 180 पे जब रोटेट कर दिए बिल्कुल आइडेंटिकल कंपाउंड मिल पाएगा। तो इसमें भी क्या रहेगा, यहाँ पे एन का वैल्यू 2 आ जाएगा इस केस में, और एन का वैल्यू 2 आ गया। दैट मीन हम लोग बोल पाएंगे यहाँ पे कि इसमें भी क्या प्रेजेंट है, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है वहाँ पे। थर्ड एग्जाम्पल की बात करते हैं यहाँ पे। तो थर्ड एग्जाम्पल जो आ रहा है यहाँ पे, अब यहाँ पे जो देखना था थर्ड एग्जाम्पल है, अब इसको एक्सिस मानना था यहाँ पे। मैं क्रॉस लगा देता हूँ यहाँ पे, सॉरी क्रॉस यहाँ पे मैं अलग से दिखाता हूँ यहाँ पे। तो ये जो आ रहा है यहाँ पे क्रॉस, फिजिक्स में ऐसा कुछ पढ़े होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्रॉस का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर एक्सिस मानना था यहाँ पे, और इसको परपेंडिकुलर एक्सिस मानते हुए इधर से रोटेट करना था, और इस CL को इधर ले आना था यहाँ पे। तो ये CL यहाँ पे आ जाएगा, तो इसको 180 रोटेट कराएंगे तो ये आइडेंटिकल कंपाउंड मिल जाएगा। तो इसमें थीटा का वैल्यू क्या है, इसमें 180, एन का वैल्यू क्या हो जाएगा 360 बाई थीटा, तो एन का वैल्यू 2। तो इसमें भी C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है यहाँ पे। फोर्थ एग्जाम्पल की बात करें अगर हम लोग यहाँ पे है, तो फोर्थ एग्जाम्पल में क्या रहेगा इस केस में, तो इसमें अलग अलग टाइप का ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री मिल पाएगा यहाँ पे। तो इसमें जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री मिलेगा यहाँ पे हम लोगों को, तो एक तो ये मिल जाएगा यहाँ पे परपेंडिकुलर एक्सिस, इसको अगर परपेंडिकुलर ना मान के अगर इसको एक्सिस मानते हैं यहाँ पे, और इसको इस टाइप से परपेंडिकुलरली रोटेट करना था यहाँ पे। इसको इधर से इस वर्टेक्स को पढ़ना था और इसको होल्ड करना होता परपेंडिकुलर, और इसको ऊपर से रोटेट करके इसको नीचे लाते। तो ये वाला पार्ट जो था इधर आ जाएगा, और ये नीचे इनसाइड होते हुए इधर आ जाएगा। तो ये क्या होगा, 180 पे भी मिल रहा है यहाँ पे है, 180 पे आ रहा है उस केस में, जब या तो इसको एक्सिस माना है या इसको एक्सिस माना है या इसको एक्सिस, तो ये 180 पे आ जाएगा उस केस में। अब क्या करना है, 180 पे तो मिल ही रहा था इस केस में यहाँ पे है। इसके अलावा एक तो 180 आ गया, इसके अलावा जो रहेगा यहाँ पे, अब इसको अगर एक्सिस माना जाए यहाँ पे, इसको अगर एक्सिस मानना है यहाँ पे, परपेंडिकुलर एक्सिस यहाँ पे है, और उसको अगर एक्सिस मानता है यहाँ पे है, क्रॉस मतलब क्या, ये परपेंडिकुलर रखना है, पेन को जो पेपर है इसमें उस पर परपेंडिकुलर वर्टिकली खड़ा कर देना था यहाँ पे, और उसके बाद इसको रोटेट कराते इधर से यहाँ पे। तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा यहाँ पे। तो ये एंगल कितना आ रहा है यहाँ पे, कितने एंगल रोटेशन के बाद ये आइडेंटिकल कंपाउंड मिल रहा है, तो ये एंगल कितना 120। तो 120 पे अगर रोटेट कर दिया तो वो आइडेंटिकल कंपाउंड मिल जाएगा ये। तो 120 पे भी आ रहा है, और 120 पे अगर आ रहा है तो वो क्या रहेगा 240 पे भी रहेगा वहाँ पे। तो मुझे 0 से 360 के बीच में जितना भी एंगल आएगा उसको सबको लेना है वहाँ पे। 0 को नहीं लेना है, 360 को भी नहीं लेना है, उसके बीच में जो एंगल आएगा उसको लेना है वहाँ पे। तो इसमें यहाँ पे थीटा का वैल्यू 120 भी आ रहा है, 180 भी आ रहा है, और 240 भी आ रहा है। तो एन का वैल्यू क्या हो गया इसमें, 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, और क्या रहेगा इसमें यहाँ पे 2/3 भी आ जा रहा है इस केस में यहाँ पे 240/360। तो वो क्या आ जाएगा वहाँ पे है, सॉरी 360/थीटा है, तो 360/थीटा दैट मीन्स में क्या रहेगा 3/2, उसको करेक्ट करना था यहाँ पे। तो ये क्या रहेगा इसमें 3/2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, 3/2 एन का वैल्यू, बट इसमें हम लोग क्या बोलेंगे C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, और C3/2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है इस केस में यहाँ पे है। तो हम लोग फिफ्थ एग्जाम्पल पे आता है यहाँ पे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था यहाँ पे। तो एक से ज़्यादा टाइप का भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो सकता है। फिफ्थ वाले एग्जाम्पल की बात करते हैं यहाँ पे हम लोग। तो फिफ्थ वाले एग्जाम्पल में इसमें जो एक्सिस मानना था यहाँ पे, अब इसको एक्सिस मानना था यहाँ पे, और इसको एक्सिस मानना था यहाँ पे, और इसको एक्सिस मानते हुए यहाँ पे है। अब इसको यहाँ पे हम लोग रोटेट कर देंगे इस केस में यहाँ पे, और जैसे रोटेट करेंगे इस केस में तो यहाँ पे जो CL अपवर्ड था इसको एक्सिस मानना था, प्लेन में इसको रखना था एक्सिस को, और इसको परपेंडिकुलर रोटेट कर देना था इस टाइप से यहाँ पे। प्लेन में नहीं रोटेट करना, इसको परपेंडिकुलर रोटेट करना यहाँ पे है। बेसिकली 3 डायमेंशनल फिगर जिसको सोचना यहाँ पे, और 3 डायमेंशनल फिगर अगर आ रहा है यहाँ पे तो इसको हम लोग इस तरीके से सोचना है कि ये CL इधर आ जाएगा, और ये CL जो अभी डाउनवर्ड था इसको 180 से रोटेट कराएं तो ये क्या होगा अपवर्ड हो जाएगा, और जो डाउनवर्ड था इधर आके वो ये डाउनवर्ड हो जाएगा जो अपवर्ड है यहाँ पे। तो इसमें जो थीटा का वैल्यू है वो क्या है 180, और कोई नहीं आ पाएगा दूसरा वहाँ पे। एन का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, और इसमें क्या रहेगा C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा वहाँ पे। 6 एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे जो एक्सिस मानना था इसमें परपेंडिकुलर एक्सिस मानना था यहाँ पे, और अगर परपेंडिकुलर एक्सिस मानता है यहाँ पे इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ यहाँ पे, इसका मतलब क्या है परपेंडिकुलर एक्सिस मानना है यहाँ पे।
अब जब परपेंडिकुलर एक्सिस मानते हैं तो यहाँ पे इसको प्लेन में ही रोटेट कर देना था। यहाँ पे स्क्वायर जो आ रहा है इसको प्लेन में ही रोटेट कर देंगे तो ये इस टाइप से आ जाएगा और ये इधर से आ जाएगा। तो इसमें भी जब 180 पे रोटेट कर देते हैं कोऑर्डिनेट वाइज सेम आ जाए तो इसमें भी क्या रहेगा C2, ये n का वैल्यू क्या रहेगा यहाँ पे ये 2, तो इसमें भी C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है यहाँ पे। नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे हम लोग एग्जांपल नंबर 7 पे आते हैं। तो एग्जांपल नंबर 7 की बात करते हैं यहाँ पे COH HCl, ये फिशर प्रोजेक्शन है बेसिकली यहाँ पे। और फिशर प्रोजेक्शन अगर आ रहा है इस केस में यहाँ पे है। अब इस केस में देखना एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तो इसको अगर रोटेट कर दिया जाए यहाँ पे 180 से तो ये COH तो नीचे आ जाएगा, ये Cl रोटेट करके इधर आ जाएगा यहाँ पे। बेसिकली ये Cl 180 पे करें तो इधर आ जाएगा, ये H इधर आ जाएगा यहाँ पे। तो जब 180 से रोटेट करते हैं तो ये बिल्कुल आइडेंटिकल कंपाउंड मिल रहा है दिखने में यहाँ पर कोऑर्डिनेट वाइज भी। तो इसमें क्या रहेगा 180 रोटेशन के बाद ही आइडेंटिकल कंपाउंड मिल पा रहा है। तो इसमें n का वैल्यू क्या रहेगा 2, और ये क्या आ जाएगा यहाँ पे C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है इसमें भी यहाँ पे है। तो ये एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है यहाँ पे है। अब इस केस में देखते हैं यहाँ पे Cl और Cl, अब इसको अगर रोटेट कर दिया जाए 120 ये 180 से भी तो ये क्या रहेगा Cl तो इधर आ जाएगा इसमें H और H, बट ये कोऑर्डिनेट वाइज आइडेंटिकल नहीं मिल पा रहा है। दोनों सेल इसमें राइट साइड था तो इसमें लेफ्ट साइड आ गया 180 पे। तो इसमें क्या रहेगा 360, और 360 में तो कोई भी 360 डिग्री पे तो कोई भी कंपाउंड है, कोई भी मॉलिक्यूल है वो हमेशा सेम दिखेगा ही दिखेगा। तो 360 वाले को नहीं लेना था यहाँ पे। तो इसमें n का वैल्यू जो 1 आ रहा है तो वो तो हमेशा रहेगा, तो इसको नहीं लेना है। तो इसमें बोलेंगे कि इसमें C1 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है और ये तो हमेशा प्रेजेंट आता है किसी मॉलिक्यूल में। तो इसमें लोग क्लियरली बोलेंगे इसमें किसी भी टाइप का एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है यहाँ पे। तो ये एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल इसको याद रखना था यहाँ पे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग यहाँ पे है लास्ट है अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट ये कभी कभी आ सकता है जे एडवांस में स्पेशली। तो ये देख लेना था यहाँ पे अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं हम लोग AAOS। अब इसके डिफिनेशन की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे है। अब मॉलिक्यूल possesses an n-fold alternating axis of symmetry when rotated through an angle of 360 by n about this axis and then followed by reflection in plane perpendicular to the axis. The molecule is indistinguishable from the original molecule. देखते हैं इसका डिफिनेशन से इसका मीनिंग समझ पाएंगे हम लोग यहाँ पे। इट इज़ आल्सो कॉल्ड इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसका दूसरा नेम क्या है यहाँ पे इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है SN। अब इसके एग्जांपल की बात करें यहाँ पे हम लोग, तो इसके एग्जांपल से अगर समझते हैं यहाँ पे है तो एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसको कि कुछ एंगल पे रोटेट किया जाएगा यहाँ पे है, और जैसे इसको 180 से रोटेट कर दिया जाता है यहाँ पे तो ये इस टाइप से रोटेट, ये अपवर्ड है तो ये क्या रहेगा इसमें डाउनवर्ड आ जाएगा यहाँ पे। तो इसको जो आ रहा है यहाँ पे है, अब यहाँ पे ध्यान से देखना था, तो इसको मैं उस टाइप से रोटेट नहीं करते, इसको जो यहाँ पे दिखाया भी गया है तो इसको परपेंडिकुलर इसको मानना था, और उसको परपेंडिकुलर मानते हुए प्लेन में ही रोटेट कर देना था। यहाँ पे जो स्क्वायर का प्लेन उसी में रोटेट करती है, जो Cl है अभी डाउनवर्ड थी है नीचे ही रहेगा इसमें, क्योंकि अलॉन्ग द प्लेन इसको रोटेट करती है। Cl और ये Cl ऊपर रहती है ऊपर ही रहेगा, लेकिन इस साइड आ जाएगा तो यहाँ पे इस टाइप का दिखेगा। अब क्या करना था, इसका रिफ्लेक्शन लेना था इस मॉलिक्यूल का। जैसे इसका रिफ्लेक्शन लेंगे तो इसका जो मिरर इमेज है, जो रिफ्लेक्शन होगा इसका इस टाइप से दिख रहा है यहाँ पे है। तो ये जो अब रिफ्लेक्शन के बाद ये जो मॉलिक्यूल है और स्टार्टिंग का जो मॉलिक्यूल है बिल्कुल सेम आ गया, और बिल्कुल अगर सेम आ गया तो इसमें लोग बोलेंगे यहाँ पे S2 टाइप का अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। 2 का मतलब क्या था यहाँ पे है 360 बाई थीटा, तो 360 बाई थीटा है तो वो क्या रहेगा उसमें वहाँ पे है n का वैल्यू 2, इसमें क्या बोलेंगे हम लोग S2 अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है यहाँ पे है। सिमिलरली लास्ट एग्जांपल एक और देखना था यहाँ पे है। इस एग्जांपल की बात अगर करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ भी इसको 180 से रोटेट कर दिया था, इसको एक्सिस मानते हुए रोटेट कराना है यहाँ पे। तो ये CH3 नीचे आ जाएगा यहाँ पे है परपेंडिकुलर, और ये CH3 ऊपर चला जाएगा यहाँ पे है। अब इसका जब रिफ्लेक्शन लेंगे, इसका जब मिरर इमेज लेंगे तो ये CH3 का मिरर इमेज यहाँ पे दिखेगा, इसका मिरर इमेज यहाँ पे दिखा और इसका यहाँ पे है। तो जब इसका मिरर इमेज ले रहे हैं तो जो स्टार्टिंग का मॉलिक्यूल था कोऑर्डिनेट वाइज हर तरीके से वो बिल्कुल सेम आ रहा है यहाँ पे। दैट मीन्स ये दोनों कैसा है, इस दोनों मॉलिक्यूल में अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है यहाँ पे इस मॉलिक्यूल में स्पेशली, और वो भी कैसा रहेगा S2 अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट रहेगा यहाँ पे। तो ये थोड़ा टफ पार्ट था समझना इसमें यहाँ पे, बट इसको ध्यान से देखा जाए विजुअलाइज किया जाए तो इसको समझा सकता है आसानी से। और JEE एडवांस की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, तो इसको ध्यान से करना है यहाँ पे। अगले लेक्चर में जब हम लोग स्टार्ट करेंगे वहाँ पे है इसका अगला पार्ट जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है, उसमें इनॉन्सियोमर्स क्या होगा, डायस्ट्रोमर्स क्या रहता है, ये सब चीज़ हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे।
तो अगले लेक्चर को यहाँ पे हम लोग लेक्चर आप लोगों को जैसे हम लोग यहाँ पे वीडियो अपलोड करें वैसे मिल जाए यहाँ पे। इसके लिए आप लोगों को इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, यहाँ पे लाइक कर देना वीडियो, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये बेनिफिट मिल सके। और फिर हम लोग अगले क्लास में अगले लेक्चर में मिलेंगे इनान्सियोमर्स और डायस्ट्रोमर्स के साथ, जो कि ये शायद कल ही लेक्चर आने वाला है आपका, इनान्सियोमर डायस्ट्रोमर्स। थैंक यू।